इस क्वेश्चन में आपको रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करना है और साथ ही एक लेबल्ड डायग्राम भी। फिर जो चीजें एक्चुअली ऑब्जर्व हुई उनसे क्या कंक्लूजन्स निकले और रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की लिमिटेशंस क्या थी, सब क्लियरली लिखना है। चलो एक सिंपल डायग्राम यूज करते हैं ताकि सेटअप और स्कैटरिंग का आइडिया एकदम क्लियर हो जाए। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट का पर्पस समझते हैं। रदरफोर्ड ये चेक करना चाहते थे कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज और मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। अगर चार्ज पूरे एटम में स्प्रेड होता तो अल्फा पार्टिकल्स का डिफ्लेक्शन पैटर्न डिफरेंट होता। अब सेटअप को टीचर स्टाइल इमेजिन करो। एक रेडियो एक्टिव सोर्स से अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं। उनको एक लेड ब्लॉक के स्मॉल स्लिट से पास करके नैरो बीम बनाई जाती है। नैरो बीम इसलिए ताकि डायरेक्शन वेल डिफाइंड हो और स्कैटरिंग एंगल्स मीनिंगफुली मेजर हो सके। बीम को एक बहुत थिन गोल्ड फॉइल पर हिट कराया जाता है। गोल्ड फॉइल थिन इसलिए होता है ताकि अल्फा पार्टिकल्स मल्टीपल लेयर्स से बार बार टकरा के कंफ्यूज न हो जाए, मोस्टली सिंगल स्कैटरिंग का आइडिया मिले। गोल्ड फॉइल के अराउंड जिंक सल्फाइड स्क्रीन होती है। जब अल्फा पार्टिकल स्क्रीन पर लगता है, एक टाइनी फ्लैश आता है जिसे माइक्रोस्कोप से काउंट करते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि कितने पार्टिकल्स किस एंगल पर जा रहे हैं। अब ऑब्जर्वेशंस, जो एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सोचो, अगर एटम एक यूनिफॉर्म पुडिंग जैसा होता तो मोस्टली जेंटल डिफ्लेक्शंस मिलते, लेकिन रदरफोर्ड ने कुछ सरप्राइजिंग चीजें देखी। पहली ऑब्जर्वेशन है कि मेजॉरिटी अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल गए, ऑलमोस्ट नो डिफ्लेक्शन। इसका स्ट्रॉन्ग हिंट ये है कि एटम के अंदर ज्यादा स्पेस खाली है, वरना इतने हैवी पार्टिकल्स इतना स्ट्रेट नहीं जाते। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि कुछ पार्टिकल्स थोड़े एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। ये बताता है कि बीच बीच में कोई कॉन्सेंट्रेटेड पॉजिटिव रीजन मिल रहा है जो रिपल्शन करके पाथ बेंड कर रहा है। तीसरी और सबसे शॉकिंग ऑब्जर्वेशन ये थी, वेरी फ्यू पार्टिकल्स लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, कुछ तो ऑलमोस्ट वापस ही लौट आए। ये तभी पॉसिबल है जब एक बहुत छोटा, बहुत मैसिव और स्ट्रांगली पॉजिटिव सेंटर हो, जिसके क्लोज आने पर अल्फा पार्टिकल को स्ट्रांग रिपल्शन मिले। अब इन ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन्स निकालते हैं। लॉजिक सिंपल है, मोस्टली स्ट्रेट पास होना मीन्स मोस्टली एम्प्टी स्पेस है, और रेयर बट ह्यूज डिफ्लेक्शन मीन्स चार्ज एंड मास एक टाइनी रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड है। दैट टाइनी रीजन इज व्हाट वी कॉल द न्यूक्लियस। कंक्लूजन 1, एटम का मोस्ट पार्ट एम्प्टी स्पेस होता है। इससे ही एक्सप्लेन होता है कि मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स बिना रुके निकल गए। कंक्लूजन 2 है कि पॉजिटिव चार्ज और ऑलमोस्ट पूरा मास एक छोटे से सेंट्रल न्यूक्लियस में होता है। लार्ज एंगल स्कैटरिंग का और कोई रियलिस्टिक रीजन नहीं बनता, क्योंकि अल्फा पार्टिकल हेवी होता है। उसे शार्पली टर्न करने के लिए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल रिपल्जन चाहिए। कंक्लूजन 3 है कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड प्रेजेंट होते हैं सो दैट ओवरऑल एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहे। न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज से बहुत छोटा होता है, इसलिए न्यूक्लियस को हिट करना रेयर इवेंट है। अब लास्ट पार्ट, लिमिटेशंस। ये याद रखो, एक्सपेरिमेंट ने न्यूक्लियस प्रूव किया, बट रदरफोर्ड का प्लैनेटरी स्टाइल मॉडल क्लासिकल फिजिक्स से कंप्लीट मैच नहीं करता। इस सेक्शन में आपको बताना है मॉडल कहाँ फेल होता है। सबसे बड़ी लिमिटेशन, स्टेबिलिटी। क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर मोशन में इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करता है तो एनर्जी रेडिएट करनी चाहिए। एनर्जी लूज करके इलेक्ट्रॉन स्पाइरल करके न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, बट एटम स्टेबल होते हैं, सो मॉडल यहां ब्रेक होता है। दूसरी लिमिटेशन है लाइन स्पेक्ट्रा। रियल एटम्स डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइंस दिखाते हैं, मतलब एनर्जी लेवल्स क्वांटाइज्ड है। रदरफोर्ड मॉडल कंटिन्यूअस ऑर्बिट सजेस्ट करता है, इसलिए डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा का क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता। तीसरी लिमिटेशन, इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट। मॉडल ये क्लियरली डिफाइन नहीं करता कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज्ड है, उनके अलाउड ऑर्बिट्स क्या है, और केमिकल प्रॉपर्टीज का डीपर रीजन क्या है। इसी गैप को बाद में बोहर मॉडल ने एड्रेस किया। तो एग्जाम आंसर के लिए आप फ्लो ऐसे रखो, सेटअप विद लेबल डायग्राम, फिर 3 की ऑब्जर्वेशंस,
फिर 3 कंक्लूजन्स एंड फाइनली लिमिटेशंस। अगर आप पॉइंट्स क्रिस्प रखेंगे, आंसर कंप्लीट और हाई स्कोरिंग बन जाएगा।